हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के दिन मैं आप सब लोगों को एक कविता पढ़ करके सुनाना चाहता हूँ और ये कविता आपके कोर्स की किताब की ही है। सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी का सिलेबस फॉलो करने वाले बच्चे जो क्लास 10th में पढ़ रहे हैं और उनकी हिंदी की किताब है क्षितिज भाग 2। तो अगर इसका चैप्टर नंबर बताना हो तो ये चैप्टर नंबर 5 कहलाएगा, जिसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की 2 कविताएं हैं। उसमें से एक कविता है उत्साह, वही पढ़ना चाहता हूँ मैं। बड़ी प्यारी कविता है, इसका नाम है उत्साह। तो थोड़ा सा पहले मैं कवि जी के बारे में, कवि का मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में पढ़ना चाहता हूँ, उनके बारे में बताना चाहता हूँ। इनका जो परिचय लिखा है इस किताब में, ये मेरे प्रिय कवियों में से एक हैं। इनकी कविताएं मुझे बहुत पसंद रही हैं और ये जो छायावाद की कविताएं लिखते हैं या मुक्त छंद इनका जो लिखने का तरीका रहा है, ये भी मुझे पसंद है। कभी कभी मैं भी कुछ छोटी मोटी कविताएं लिखता हूँ तो मुक्त छंद में ही लिखता हूँ। तो हम लोग उनका परिचय देखते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म बंगाल के महिसादल में सन 1899 में हुआ। वे मूलतः गढ़ाकोला, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिसादल में ही हुई। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। तो बच्चों, ये ध्यान देने की बात है, मार्क करने की बात है कि उन्होंने तीन भाषाओं का ज्ञान, संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान स्वाध्याय से, सेल्फ स्टडी से किया है। स्कूल में नहीं पढ़ा इन्होंने संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी, फिर भी इन्होंने इसकी जानकारी सेल्फ स्टडी से हासिल की है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ही इंस्पायरिंग बात है। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। तो संगीत और दर्शन शास्त्र आप समझ रहे हो ना, म्यूजिक एंड फिलॉसफी। कभी कभी मैं हिंदी के शब्दों को अंग्रेजी में भी बोलूँगा, इसलिए बोलूँगा क्योंकि जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस फॉलो कर रहे हैं, मैंने महसूस किया है कि इसमें जो सीनियर क्लास के बच्चे हैं, मिडिल स्कूल से ऊपर के बच्चे हैं, 5th-6th स्टैंडर्ड से ऊपर के बच्चे हैं, अक्सर उनकी हिंदी थोड़ी सी कमज़ोर देखी है मैंने। वो हिंदी के कुछ शब्दों को एक बार में नहीं समझ पाते। तो इसीलिए मैं कई जगहों पर उसको इंग्लिश में भी बताऊँगा कि आखिर वो शब्द है क्या। ओके। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा था। आत्मीय जनों के असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। आत्मीय जन आप समझ सकते हो ना, फैमिली मेंबर्स, बहुत ही क्लोज रिलेटिव्स। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष, कंटिन्यूअस स्ट्रगल किया है। सन 1961 में उनका देहांत हो गया। उनकी डेथ 1961 में हो गई। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। काव्य रचनाओं का मतलब है पोइट्री। अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में उनकी ख्याति अविस्मरणीय है। मतलब क्या? अनफॉरगेटेबल। आप भूल नहीं सकते, आप उनके कंट्रीब्यूशन को मना नहीं कर सकते। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। निराला विस्तृत सरोकारों के कवि हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित हैं। उनके विद्रोही स्वभाव ने उन्हें लिटरेचर की दुनिया में रिवेलियन कहा जाता है। रिवेल, जिन्होंने विद्रोह किया, जो इन्होंने परंपरा के खिलाफ जा कर के कुछ कहने की, लिखने की, बताने की कोशिश की। तो उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया। इनोवेशन, आप समझते हो ना। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। यही मुक्त छंद, इसी की बात मैं कर रहा था। क्योंकि अक्सर अगर हम कविता गीत की बातें कहते हैं, पढ़ते हैं, हमारे सीनियर्स, हमारे बुजुर्ग लोग बताते हैं, तो ये दोहा होता है, छंद होता है। पहली लाइन का आखिरी शब्द दूसरी लाइन के आखिरी शब्द के साथ में राइमिंग होना चाहिए, सुर होनी चाहिए। दूसरा और चौथे लाइन का ऐसा हो सकता है। अक्सर इस तरह की बात होती है।
मुग्ध छंद आपको आज़ादी देती है, आपको स्वतंत्रता का भाव देती है, आपको उन्मुक्त होने का, स्वच्छंद होने का एहसास कराती है। जहाँ पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कविता की दूसरी पंक्ति का आखिरी शब्द, चौथी पंक्ति का आखिरी शब्द राइमिंग हो, लेकिन फिर भी वो अपने भाव प्रकट करने में पूरी तरह से सहज होते हैं और सफल भी होते हैं। मैं आगे कभी एक अलग लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि जो आम कविता या एक रेगुलर कविता होती है, दोहा या छंद की और मुक्त छंद की कविता, इन दोनों में बेसिकली क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। आई विल स्पीक अबाउट इट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर कह रहे थे कि छायावादी रचनाकारों में, छायावादी ये भी एक बात है। छायावादी शब्द का मतलब होता है कि आप के कहने के शब्द कुछ और होते हैं और उसके पीछे गहरे भाव कुछ और होते हैं। इसे कुछ बच्चे ऐसा हो सकता है कि समझ लें कि द्विअर्थी संबंध, द्विअर्थी डायलॉग्स वाली बात है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वो तो द्विअर्थी जो डायलॉग्स होते हैं, कविताएं होती हैं, वो अक्सर फूहड़ कविताएं होती हैं, हल्की कविताएं होती हैं। मैं उनकी बात बिल्कुल ही नहीं कर रहा। आप जब एक दो कविताएं पढ़ेंगे ना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, हरिवंश राय बच्चन जी की, महादेवी वर्मा जी की, तब आप समझ पाएंगे कि ये छायावादी कविताएं कैसी होती हैं। मैं कभी इसके बारे में भी अलग से बताऊंगा। तो शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में जहाँ गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी मिलता है। इसीलिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी विद्रोही कवि कहे जाते हैं। अब देखते हैं कि उन्होंने इस कविता उत्साह में क्या लिखने की कोशिश की है, क्या बताने की कोशिश की है। उत्साह एक आह्वान गीत है जो बादल को संबोधित है। बच्चों, आह्वान करने का मतलब क्या होता है? आह्वान करने का मतलब होता है किसी को इनवाइट करना, बुलाना, निमंत्रण देना। आप अगर घर के आसपास में किसी पूजा में, सत्यनारायण भगवान की पूजा, हनुमान जी की पूजा, लक्ष्मी जी की पूजा, उसमें कभी भी अगर आप भाग लेते हैं तो आप देखेंगे कि वहाँ पंडित जी जब पूजा करा रहे होते हैं तो पहले तो वो एक बार एक एक करके बहुत सारे देवी देवताओं का आवाहन करते हैं, उन्हें वहाँ पर बुलाते हैं, वहाँ पर प्रतिष्ठित करते हैं, बिठाने की बात करते हैं। और फिर जब पूजा खत्म हो रहा होता है, पूजा के खत्म होने के क्रम में आखिर में वो एक एक करके उन सारे देवी देवताओं को अपने अपने जगह पर चले जाने को भी कहते हैं। तो इस कविता में त्रिपाठी निराला जी बादलों को संबोधित करते हैं, बादलों को बुलाते हैं। एक और बात लिखी है कि बादल निराला जी का प्रिय विषय रहा है। बादल निराला जी का प्रिय विषय क्यों रहा है? क्योंकि बादल उन्मुक्त होते हैं, वो कहीं बंधे हुए नहीं होते हैं, वो फ्री होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, जहाँ जी चाहे वहाँ वो चले जाते हैं, उनकी इच्छा। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों हैं। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। नूतन कविता, नई कविता, नए जमाने की कविता। तो ये बातें लिखी हैं इन्होंने। अब हम लोग एक बार इस कविता को पढ़ते हैं, सस्वर पढ़ने की कोशिश करते हैं, वैसे ही जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला जी ने पढ़ने की कोशिश की कही होगी, लिखने की कोशिश की है, जो उन्होंने बताने की कोशिश की है। हम लोग उसी भाव को जगाने की और समझने की कोशिश करते हैं। तो कविता का शीर्षक है उत्साह। बादल गरजो, बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उड़मे कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन,
आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। बच्चों ऐसा करते हैं कि इस कविता में कुछ जो नए शब्द हैं, विशुद्ध साहित्यिक शब्द हैं जो कवि ने इस्तेमाल किया है, एक बार ज़रा सा उनका संदर्भ समझते हैं, उसके बाद फिर से इस कविता को पढ़ते हैं। आपको अच्छा लगेगा, आपको सुविधा होगी समझने में। जैसे इसमें धाराधर शब्द का इस्तेमाल किया है, तो ये बादल का पर्यायवाची शब्द है। उन्मन, उन्मन का मतलब होता है कहीं मन न टिकने की स्थिति, अनमनापन। तो बादल ऐसे ही तो होते हैं, वो कहीं भी टिक करके नहीं रहते, स्थिर नहीं रहते। ये उनका चंचल स्वभाव है कि वो इधर उधर विचरते रहना चाहते हैं। निदाघ, निदाघ का मतलब है गर्मी। सकल, सकल का मतलब है सब, सारे। आभा, आभा तो आप समझ सकते हैं चमक को कहते हैं। वज्र, वज्र तो आप समझ रहे हो कठोर भीषण, है ना। अट, अट का मतलब होता है समाना, अटना, समाना। मतलब जैसे एक जग में पानी रख रहे हैं तो हम लोग सोचते हैं ना कि ये इतना पानी इसमें अटेगा या कि नहीं, समा पाएगा या नहीं। अच्छा, इसके बाद में एक शब्द है पाट, पाट, जगह जगह। पट, इसका मतलब होता है समा नहीं रही है। शोभाश्री, सौंदर्य से भरपूर। तो ये सारे शब्द कवि ने इस्तेमाल किए हैं। अब हम जरा इन शब्दों को इस कविता में कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, किन किन पंक्तियों में है, ये भी देखते हैं। जैसे उन्होंने लिखा है कि बादल गरजो, घेर घेर, घोर गगन, धाराधर ओ। तो धाराधर बादल शब्द है, तो उन्होंने बादल को लिखा है यहाँ पे। घेर घेर, घेरना, जगह घेरना, फैल जाना, है ना। और गगन तो आप समझ ही रहे हैं, गगन का मतलब है आकाश। तो क्या कहते हैं कवि कि बादल गरजो, घेर घेर, घोर गगन, धाराधरो, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले। वज्र छिपा, मतलब मजबूती के साथ में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की बात है। वज्र छिपा, नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। विकल, विकल, विकल किसे कहते हैं? विकल का मतलब आमतौर पर होता है कि थोड़ा सा परेशानी, थोड़ा सा दुखी व्यक्ति, ऐसा कुछ कहते हैं। विकल होना, परेशान होना। तो विकल विकल उन्मन थे उन्मन। तो बादलों के बारे में क्या है कि वो बादल विकल हैं, उनके अंदर में उन्मनता की स्थिति है, कहीं पर भी वो टिक करके नहीं रहना चाहते, उनका जी नहीं लग रहा, उनका मन नहीं लग रहा, वो अनमने से हैं। विश्व के निदाघ के सकल जन, और निदाघ शब्द का मतलब क्या है? गर्मी। कि पूरी दुनिया जो कि गर्मी की वजह से परेशान है, और पूरी दुनिया के सारे लोग भी परेशान हैं, व्यथित हैं, दुखी हैं, घोर गर्मी के कारण, घनघोर गर्मी के कारण। ऐसी व्याकुलता होती है ना लोगों के मन में, मई में, जून में। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। अज्ञात दिशा से मतलब मुझे पता नहीं कि ये कहाँ से आए हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ऊपर से नीचे से। अनंत के घन, बहुत सारे बादल आए हैं। अनंत के घन, घन का मतलब होता है बादल। तप्त धरा, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरज। तप्त धरा का मतलब है कि गर्मी के मौसम में हमारी जो धरती है, धरती का धरातल है, सतह है जिस पर हम पैर रखते हैं, फल पेड़ पौधे उगते हैं, खेत हैं, सड़कें हैं, तो ये क्या है? तप्त है, गर्म है। तो कवि बार बार बादलों का आवाहन करते हैं और कहते हैं कि जल से फिर शीतल कर दो, बादल आओ यहाँ बरसो और तप्त धरा को शीतल कर दो, बादल गरजो। तो ऐसे करके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने बड़े प्यारे शब्दों में, बड़े सुंदर शब्दों में ये कविता लिखी है। और इसका शीर्षक क्या है? इसका शीर्षक है उत्साह। तो ये कविता किसी भी
व्यक्ति को प्रेरित करने वाली है, उनको मोटिवेट करने वाली है, आपके अंदर के जोश को जगा देने वाली कविता है ये। अगर कोई आपसे इसी तरीके से कहे और आप अपने आप को बादल समझ लो तो आपके मन में भी भावनाएं जगेंगी, उत्साह भर जाएगा, प्रेरणा भर जाएगी, आपको बल की अनुभूति होगी, है ना। तो बच्चों, इसके साथ ही मैं इस चैप्टर की ये कविता इसको यहाँ पर ख़त्म करता हूँ और जल्दी ही हम लोग इस लेक्चर के एक दूसरे सेशन में मिलेंगे जिसमें मैं इस कविता से संबंधित जो भी सवाल जवाब हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव भी सब्जेक्टिव भी, वो हल करना आपको सिखाऊंगा और उसमें आपकी पूरी मदद करूंगा। आप मेरे YouTube चैनल का नाम याद रखें, न्यू एज कोचिंग, और इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आगे भी मैं इसी तरह से आपके बहुत सारे चैप्टर्स के लेक्चर्स डालने वाला हूँ। तो हम लोग फिर मिलते हैं। शुभ विदा।